हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम बीजेपी पार्टी के सफर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी पार्टी जिसके पास शुरुआती दिनों में केवल 3 सीटें हुआ करती थी, यह पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो आखिरकार बीजेपी पार्टी का किस प्रकार का सफर रहा, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को खपा दिया है बीजेपी पार्टी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी पार्टी के सफर को जानने की। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। चलिए इसकी शुरुआत करने के लिए हम आपको लेके चलेंगे 1951 में। बात है 21 अक्टूबर 1951 की, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई। और इस पार्टी के 2 प्रमुख प्रकार के उद्देश्य बताए गए। कहा गया कि भारतीय जनसंघ पार्टी जो है भारतीय हिंदुत्व संस्कृति की रक्षा करने के लिए बनाई गई पार्टी है। दूसरा मुख्य उद्देश्य बताया गया कि हम कभी भी धारा 370 को नहीं मानते हैं, यानी कि इस धारा को खत्म करने के बाद हम चाहते हैं कि भारत के अंदर ही इस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो प्रमुख रूप से इस पार्टी ने 2 प्रमुख उद्देश्य रखे थे। और बात आ गई थी 1951 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव की। और इस बार यह पार्टी स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा करने वाली थी। और आखिरकार 1951 के चुनाव में इसे 3 सीटों पर विजय हासिल हो ही जाती है। यानी कि पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी ने 1951 के चुनाव में 3 सीटों पर विजय प्राप्त करी। उसके बाद में धीरे धीरे इस पार्टी का थोड़ा थोड़ा कारवां चल ही रहा था कि आ जाता है एक बहुत ही अकाल भरा दिन, जिसे कहते हैं 1967 का दिन, जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिलता है। जिसने इस पार्टी को बनाया था उनकी ही मृत्यु हो गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई है तो इस पार्टी की बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी। तो 1967 में इनकी मृत्यु के बाद ही यह बागडोर संभाल ली थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये थी कि जैसे इन्होंने बागडोर संभाली उसी वर्ष फिर से चुनाव का आयोजन होना था। और इस बार यह पार्टी बहुत कुछ अलग करने वाली थी। यानी कि शुरुआती दिनों में इस पार्टी ने केवल 3 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। और फिर जब दूसरी बार चुनाव 1967 में लड़े तो इस बार 3 से सीधा 35 सीटों पर इस पार्टी ने विजय हासिल करी। मतलब बहुत ही अच्छी छलांग इन्होंने लगाई थी कि 3 सीटों से ये पहुंच गए थे 35 सीटों पर। इसके बाद इसी जीत के दौरान यानी कि 1967 में ही 2 प्रमुख चेहरे जो हैं बीजेपी पार्टी के उभर के आते हैं। वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि आज भारत का हर बच्चा उन्हें जानता होगा। पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी और इनके साथ में आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब। और उसी दौरान 1968 में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता निभाने के लिए यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी की अध्यक्षता निभाने के लिए बागडोर दे दी जाती है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के हाथों में। अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भारतीय जनसंघ पार्टी का प्रतिनिधित्व करना था, तो उन्होंने अपने कई कारण जो है सामने रखे। सबसे पहले इस पार्टी को चलाने का उद्देश्य उन्होंने बताया कि गो प्रतिबंध लगाना है, यानी कि हत्या जो होती है गायों की उनके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना है। दूसरा इन्होंने रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। और तीसरा ये चाहते थे कि धारा 370 को बिल्कुल हटा दिया जाए। यानी कि शुरुआती दिनों पे इनका एजेंडा 3 चीजों पे ही काम करना था, पर बाद में जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नए नए तरीके आते गए। हम बात करें 1975 की तो एक बहुत ही अकाल भरा दिन जो है भारत को देखने को मिला था। 1975 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। भारतीय लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और भारत के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और यह आपातकाल लगभग 2 साल तक चला था, यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक। और 2 साल तक भारतीय जनसंघ पार्टी के और छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां थी उन सभी के द्वारा बहुत सारे विरोध किए गए और बहुत सारे आंदोलन किए गए। अंततः 1977 में आपातकाल को हटाया गया और फिर से एक चुनाव का आयोजन करवाया गया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और छोटी मोटी पार्टियों ने मिलकर 93 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। पर अब सबसे मेन कारण यह है कि विजय तो प्राप्त कर ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार भी गिरा दी गई थी, पर अब जो है देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे मोरारजी देसाई।
पर सबसे मेन कारण यहाँ ये था कि ये केवल 93 सीटें भारतीय जनसंघ पार्टी नहीं लेके आई थी। यहाँ की सीटें जो लेके आई थी वो लेके आई थी सब छोटी बड़ी पार्टियां मिलके, इसलिए मोरारजी देसाई को बनाया गया। पर इनकी सरकार भी ज्यादा टाइम नहीं चल पाई। उसके बाद में फिर से चुनाव का आयोजन करवाया गया और इसका चुनाव होने के बाद ही इसको केवल और केवल 31 सीटें मिली। मतलब पुराने टाइम से भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनका गया था। मतलब 3 से 35 सीटों तक पहुंचे और 35 के बाद फिर से आ गए थे 31 सीटों पे। और क्या हुआ, 1980 में आखिरकार मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया गया। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर दी गई। यानी कि अभी तक ये पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से कहला रही थी, पर अब ये पार्टी किस नाम से जानी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया। पहली बार 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। मतलब यहीं से हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सफर की। आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, वो हमने अभी तक सफर देखा था कि ये भारतीय जनसंघ की पार्टी थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ये बनाई गई। 1984 में हुए चुनाव के समय केवल 2 ही सीटें इन्हें मिली थी। ज्यादा कुछ इनसे उम्मीद नहीं रखी जा रही थी कि ये कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। केवल 2 सीटें मिली थी। उसके बाद में 1980 के बाद में 1984 को इस पार्टी के बागडोर यानी कि इसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी साहब के हाथों में सौंप दी जाती है और इस बार फिर से इनका चुनावी एजेंडा चल पड़ता है और उद्देश्य फिर से यही रखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करती है, किसी उस प्रकार का काम नहीं करती है, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लिए यह काम नहीं करती है। आगे आप देखिएगा जब इनकी रथ यात्रा निकाली जाएगी तो उस समय ऐसे ही कुछ बयानबाजी जो है होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना था उस समय राम मंदिर का, और राम मंदिर का मुद्दा बनाने के लिए एक सबसे बड़ी पार्टी सामने आती है जिसे हम कहते हैं विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1980 में बाबरी मस्जिद और रामलला के मंदिर को लेकर एक आंदोलन शुरू किया जा रहा था और इसी आंदोलन का फायदा उठाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया और इनके समर्थन में बहुत सारी चर्चा जो है होना शुरू हो गई और उसी के चलते इसकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम जन्मभूमि की नींव रखना शुरू कर दिया था और उसी के चलते फिर एक बार और जो है चुनाव का आयोजन किया जा रहा था। 1989 में फिर से चुनाव का आयोजन किया गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 86 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 1990 के आते आते राम जन्मभूमि का मुद्दा बड़ा तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी को लगभग हर व्यक्ति जानना शुरू हो गए थे। 1990 में एक बहुत ही बड़ी रथ यात्रा निकाली जा रही थी, यानी कि सोमनाथ गुजरात से लेके अयोध्या तक की एक यात्रा निकाली जा रही थी और इस यात्रा में भी बार बार यही बताया जा रहा था कि हिंदू संस्कृति को बचाना है। और उसी समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाने लगे थे और वो एक रथ यात्रा निकाल रहे थे जिसके अंदर वो बता रहे थे कि यहाँ पे भगवान राम की ही भूमि है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाबरी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। और उसी के चलते बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया। क्यों गिरफ्तार करवाया? क्योंकि इन्होंने कहा कि इस रथ यात्रा के दौरान जो आपने भाषणबाजी करी है उसमें आपने हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा किया है और उसी के चलते आपको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। पर फिर भी ये जो है रथ की यात्रा नहीं रुकने वाली थी, रथ का कारवां चल ही रहा था और इतने में बहुत सारे कार सेवक जो है अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये एंट्री कर चुके थे। उस समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के द्वारा प्रमुख कार सेवकों के लिए आदेश दिया गया कि इन्हें डिटेन किया जाए, इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए, पर वो वहां से नहीं हटे। इसलिए मुलायम सिंह यादव के आदेश पर यहाँ पे क्या हो गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया। पर कार सेवक कहाँ रुकने वाले थे, इनका कारवां चल ही रहा था और आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जो है इनको रोकने के लिए हर प्रकार से सुविधा थी और हर प्रकार से जो है सारे प्रयास लगाए गए, पर कार सेवक नहीं रुकने वाले थे
और उसी के चलते फोर्स और कार सेवक के मध्य में एक झड़प होती है, जिसमें कई सारे कार सेवक मारे जाते हैं और कई सारों पे गोलियां भी चला दी जाती है। आज भी जब भी इसका मुद्दा उठता है तो अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि कितने कार सेवक उस समय मारे गए थे, कितने ही परिवार के बच्चों जो हैं वहां पे मर गए थे। उनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी जो है सही ढंग से नहीं मिल पाती है कि कितने व्यक्ति को मारा गया था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कुछ समय के बाद में जब चुनाव का आयोजन किया गया तो उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी पार्टी का समर्थन हो गया था। यानी कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी पार्टी अपना समर्थन लाके अपने ही उम्मीदवार को खड़ा करती है, जिससे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बन जाती है। आरएसएस, बीजेपी पार्टी और हिंदू परिषद के द्वारा बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा था और यह बहुत ही इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 6 दिसंबर 1992 का। इस दिन एक रैली का आयोजन किया गया था जिसके अंदर बीजेपी पार्टी शामिल थी, आरएसएस शामिल था और इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद शामिल था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के नजदीक से एक रैली निकाली जा रही थी और उसी रैली ने उग्र रूप धारण कर लिया और उग्र रूप धारण करने के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं बाबरी मस्जिद पे चढ़ जाते हैं और बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर देते हैं, यानी कि उसी समय उस मस्जिद को गिरा देते हैं। बाद में विश्व हिंदू परिषद की पार्टी को ध्वंस कर दिया गया था, यानी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने के बाद में विश्व हिंदू परिषद की पार्टी को भी हटा दिया गया था और इनको हटाने के बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और इनसे रिलेटेड कई सारे ऐसे नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उन सभी को हिंदू मुस्लिम को उकसाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया था और ये सभी के सभी जेल चले गए थे। अंततः यह मुद्दा बहुत लंबा चला और हाल ही में 30 सितंबर 2020 को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया और उसमें यह कहा जाता है कि ये पूरी भूमि जो है राम की भूमि है और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से भूमि दे दी जाती है कि आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं और आखिरकार उनको भी रिहा कर दिया गया था। 11 दिसंबर 1991 को एक एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी। एक यात्रा तो मैंने आपको बताई है रथ यात्रा, ये है दूसरी यात्रा और इस यात्रा में इसका नाम दिया गया एकता यात्रा। इस एकता यात्रा और रथ यात्रा की एक बात बड़ी कॉमन है कि दोनों के दोनों यात्रा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि आज भारत के प्रधानमंत्री है। यानी कि अगर हम बात करें उस सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान की अगर हम बात करें एकता यात्रा की, मतलब वो उस समय जो निकाली गई थी 1991 में, किसकी अध्यक्षता में, मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में निकाली गई थी, तो उस समय भी इनका साथ देने के लिए कौन साथ में थे, प्रधानमंत्री मोदी ही इनके साथ में थे। और ये जो था कन्याकुमारी से लेकर लाल चौक तक निकाला गया। उसके कई सारे भाषण जो है अभी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे कि हम माफ कीजिएगा, हम लाल चौक में आके क्या करेंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। आतंकवादियों ने कई सारी धमकियां भरी थी, उसके बाद में ऐसे सारे वीडियो भी वायरल किए गए थे। उसके साथ ही हालांकि कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बन रही थी, पर साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी पार्टी थी, वो उनके सामने चुनौती के रूप में खड़ी थी। आखिरकार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के मध्य तो एक झड़प चल ही रही थी, पर छोटी मोटी पार्टियां भी कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी और अंततः यहाँ पे एक चुनाव का आयोजन करवाना था जो कि 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पर यहाँ पे हर टाइम जो है यूपीए का सहारा लेना पड़ता था और यही यूपीए का सहारा जो है बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहने को तो 3 बार प्रधानमंत्री बने, पर एक बार ही उनका कार्यकाल पूरा चल पाया था, बाकी 2 बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में पाकिस्तान के साथ में भी रिश्ते सुधारने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने बस सेवा की भी शुरुआत करी, पर अंत में पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया और पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल वॉर जो है शुरू कर दिया था। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि भारत का प्रधानमंत्री अब युद्ध खत्म होने के बाद ही आपसे चर्चा करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब फिर से ना बन पाई और अब जो है सत्ता कांग्रेस के हाथों में जाने वाली थी।
उसके बाद में लगातार 10 साल यानी कि 2 बार तक डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी कुर्सी पर बने रहे। उसके बाद में अंततः 2014 को फिर से चुनाव का आयोजन करवाया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार बनते आ रहे हैं, क्योंकि ये वही चेहरा है जो कि सोमनाथ से लेके अयोध्या तक यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान भी इनका साथ था, और एकता यात्रा जो निकाली गई थी उस समय भी थे। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये उम्मीदवार या फिर ये कहे कि ये प्रधानमंत्री उस समय से ही अपनी तैयारी में थे। अगर हम बात करें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और ये प्रधानमंत्री चेहरे के लिए भी सामने आते हैं। आखिरकार 2014 के चुनाव के बाद में ये जीत जाते हैं। उसके बाद 2019 में फिर से इन्होंने 303 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी और ये सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल प्रधानमंत्री मोदी अकेले व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इनके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए हैं। आपको क्या लगता है, 2014 में इस पार्टी ने जीत हासिल करी, 2019 में भी इस पार्टी ने जीत हासिल करी और अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन होना जारी है। आपको क्या लगता है इस बार ये पार्टी कितनी सीट जो है हासिल करने वाली है? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा।